हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर और शांत गांव शिवपुर, जहां पर हरी भरी पहाड़ियों पर बसे बहुत से घर थे। उन्हीं घरों में से एक घर अनमोल का भी था। अनमोल दिल्ली में नौकरी करता था और उसने अपनी पसंद की लड़की अंकिता से शादी की थी। शादी के बाद अंकिता अपने ससुराल कुछ महीनों के लिए रहने आई थी और नई बहू होने के नाते वो ससुराल में हिमाचली परंपराओं और रीति रिवाजों को समझने की कोशिश कर रही थी। अंकिता बहू, क्या तुम्हें पता है सिड्डू कैसे बनाते हैं? नहीं माँ जी, मैंने कभी ये डिश नहीं बनाई। और लाए भैया इंटरकास्ट लड़की को शादी करके इस घर में। मैंने पहले ही कहा था कि माँ हिमाचली लड़की से शादी करो, क्योंकि वो हमारी सारी रीति रिवाज जानती होगी। ये देखो, इन्हें हमारा पारंपरिक हिमाचली व्यंजन सिड्डू बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो हम अपनी नई बहू को हिमाचली डिश सिड्डू बनाना सिखाएंगे। बहू, सिड्डू हमारी हिमाचली खान पान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माँ जी, उसी तरह ना जैसे बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब की मक्के की रोटी और सरसों का साग, दक्षिण भारत के इडली डोसा, राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा हमारे देश में अलग अलग तरह के रंग, स्वाद और खुशबुओं वाले पारंपरिक व्यंजन है, वैसे ये हिमाचल का महत्वपूर्ण पारंपरिक व्यंजन है। बिल्कुल, तुमने ठीक पहचाना बहू। सिड्डू को गेहूं के आटे से बनाया जाता है। साथ ही आप इसमें मीठा या नमकीन कुछ भी भरावन भर सकते हैं। कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट, मसाले या दाल को भरते हैं। इसे घी और गुड़ के साथ भी खा सकते हैं और चाय या दूध के साथ भी। बाकी नमकीन सिड्डू पुदीने की चटनी के साथ खाओ तो मजा आ जाए। मैं तुम्हें दोनों तरह के सिड्डू बनाने सिखाऊंगी। और कल तो हमारे सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, तो तैयार रहना बहू। उनके लिए हमारा ये हिमाचली खाना तुम्हारे हाथों से ही बनेगा। जी माँ जी। अंकिता अपनी सास से सिड्डू बनाना सीखने लगी। अपनी माँ को भाभी के साथ ज्यादा लाड प्यार करते देख अंकिता की ननद मीनाक्षी जल भुन रही थी। मीनाक्षी का ससुराल मायके से थोड़ी दूरी पर ही था, इसलिए मीनाक्षी का काफी समय अपने मायके में ही बीतता था। मीनाक्षी को इसी बात की ईर्ष्या थी कि उसके माता पिता ने उसकी शादी इस गांव में कर दी, जबकि वो शहर में शादी करना चाहती थी। देखो तो कैसे इतरा रही है। शहर से आई है, इसीलिए माँ भी इसका ज्यादा लाड प्यार कर रही है। मैं भी तो कहती थी मेरी शादी शहर में कर दो, शहर में कर दो, शहर का लड़का ढूंढ दो, पर नहीं, इन्हें तो मेरी शादी अपनी रिश्तेदारी में ही करनी थी, गांव में। मैं भी देखती हूँ ये अंकिता इस घर की लाडली कैसे बनती है। अगले दिन मेहमान आने शुरू हो गए। अरे पार्वती, तुमने बहू को हमारा हिमाचली व्यंजन सिड्डू बनाना सिखा दिया है ना? आज सब उसी के हाथों का वो व्यंजन खाने के लिए कहेंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैंने बहू को पहले ही सिड्डू बनाना सिखा दिया है। मीनाक्षी अंकिता के साथ रसोई में आ जाती है और चाय रखने लगती है। मीनाक्षी ने अंकिता से बात तक नहीं की, बस वो अंकिता को सिड्डू बनाते हुए देखती रही। अंकिता सिड्डू बनाने की तैयारी करने लगी। उसने सारी सामग्री पीस कर पेस्ट तैयार तो कर लिया, पर जब उसने नमक मसाले मिलाए तो वो ज्यादा हो गया। ये देखकर मीनाक्षी जोर से हंसी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो सारा पेस्ट खराब कर दिया। भाभी रहने दो, ये सिड्डू बनाना आपके बस की बात नहीं है। आप बाहर जाओ और सभी मेहमानों के बीच बोल दो कि आप ये डिश नहीं बना पाओगी। मीनाक्षी नाश्ते की ट्रे लेकर मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली जाती है। तभी अनमोल आ जाता है। क्या हुआ अंकिता, तुम थोड़ी परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ, ये देखो ना, मैंने सिड्डू बनाने के लिए जो पेस्ट बनाया था उसमें नमक मसाले ज्यादा डल गए। बस इतनी सी बात, एक काम करो, थोड़ा और पेस्ट मिला लो, सही हो जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैंने कभी इस तरह से रसोई में खाना नहीं बनाया। ये बात तुम जानते हो कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत ही बना पाती हूँ। अरे चिंता मत करो, तुम बहुत अच्छे सिड्डू बनाओगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू अनमोल, तुम आ गए तो मेरी घबराहट थोड़ी दूर हुई। अब मैं कोशिश करती हूँ, तुम सबके बीच जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में बनाकर लाती हूँ। ठीक है, मैं सबके साथ जाकर बैठता हूँ। अनमोल रसोई से बाहर चला जाता है। अंकिता आटे की लोई बनाकर उसमें पेस्ट को भरने लगी। उसने गुजिया के आकार के सिड्डू बना तो लिए, बस उन्हें भाप में पकाना था। अंकिता ने बहुत आराम से स्टीमर में गैस पर सिड्डू पकाने रखे और 2 मिनट के लिए बाहर गई, तो मीनाक्षी ने जानबूझकर स्टीमर को हिला डुला दिया ताकि सारे सिड्डू खराब हो जाएं, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अंकिता ने स्टीमर का ढक्कन उठाया, उसने देखा कि कुछ सिड्डू टूट चुके हैं, कुछ आपस में चिपक गए हैं। लगभग वो डिश खराब ही हो चुकी थी। अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप से ही बातें करने लगती है। माँ जी ने मुझे कितने मन से ये व्यंजन बनाना सिखाया था, पर मैं नहीं सीख पाई। मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? मैं हमेशा परफेक्ट खाना बनाने में पीछे क्यों रह जाती हूँ?
शायद इसकी यही वजह है कि मेरा कोई अपना नहीं था जो मुझे ये सब सिखाता। आज माँ होती, मेरी बड़ी बहन होती तो वो मुझे खाना बनाना सिखाती। मुझे थोड़ी आदत होती रसोई में रहने की। पहले नमक मसाले तेज कर दिया, अब ये सीढ़ू बिल्कुल खराब कर दिए। मैं क्या करूं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। बाहर सब मेरे हाथों के बने सीढ़ू खाने का वेट कर रहे हैं। अगर मैं ये बनाकर नहीं ले गई तो माँ जी का बहुत अपमान होगा और उसका कारण मैं बनूंगी। अचानक ही अंकिता बहुत तेज रोने लगी। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मीनाक्षी जो साइड में खड़ी चाय बना रही थी, अब उससे रहा नहीं गया और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया। मैंने नफरत में आकर अपनी भाभी का दिल दुखा दिया। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भाभी को संभालना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा। भाभी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी मदद करती हूँ। सॉरी दीदी, मैं ये डिश नहीं बना पा रही हूँ। शायद आप ठीक कह रही थी कि ये सीढ़ू बनाना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं भाभी, आप तो ये बनाना सीख चुके थे और आप अच्छे भी बना रहे थे, पर मैंने, खैर जो भी हुआ वो सब छोड़ो। भाभी आओ, मैं आपकी मदद करती हूँ। वो भरावन मुझे दो, मैं आपको हेल्प करती हूँ। मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक नंद का फर्ज निभाया और सब कुछ ठीक किया। कुछ ही देर बाद अंकिता ने बहुत ही टेस्टी और बढ़िया सीढ़ू बना लिए। अंकिता के चेहरे पर खुशी की लहर थी। अपनी भाभी के चेहरे पर खुशी देखकर मीनाक्षी भी खुश हो जाती है और वो अपने आप से वादा करती है कि वो अपनी भाभी के साथ कभी भी नफरत नहीं करेगी। हिमाचली प्रमुख व्यंजन सीढ़ू के साथ अंकिता ने और भी बहुत से हिमाचली व्यंजन बनाने सीखे, जिसमें मीनाक्षी ने भी उसका पूरा साथ दिया। हिमाचली पहनावा, हिमाचली रीति रिवाज मीनाक्षी ने अपनी भाभी अंकिता को सिखाए। अब अंकिता भले ही गांव में रहे या फिर शहर में, मीनाक्षी उसके साथ खूब प्यार और मेलजोल के साथ रहती थी। और कितनी दूर है जी जगदीश भाई साहब का घर? अनिल बेटा, कितनी दूर दिखा रहा है इस रास्ते से? पापा 2 घंटे का रास्ता मानकर चलो। 2 घंटे अभी बाकी हैं। अच्छा, थोड़ी देर और सुस्ता लेती हूँ। तिलक राज के बहुत ही खास मित्र जगदीश चंद्र की बेटी की शादी थी। लड़के वाले नेपाल रहते थे, इसीलिए जगदीश चंद्र शादी के लिए नेपाल गए थे और उन्होंने तिलक राज को भी नेपाल शादी में आने का न्योता दिया था। इसीलिए तिलक राज अपने परिवार के साथ अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए पहुंच रहे थे, पर अचानक। क्या हुआ ड्राइवर साहब, आपने कार क्यों रोक दी? साहब आगे रास्ता बंद है, शायद कोई चट्टान गिरी हुई है। अरे अब आगे कैसे जाएंगे? भैया जरा सुनना, ये चट्टान कब तक हटेगी? कब तक रास्ता खुलेगा, कुछ बता सकते हो? भैया कल सुबह तक तो ये रास्ता बंद नहीं रहेगा। अब तो शाम होने वाली है भैया, कल से पहले नहीं खुलेगा। साहब हमें कल तक इंतजार करना होगा, कल से पहले ये रास्ता नहीं खुलेगा। अब क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं। जगदीश का फोन नहीं मिल रहा। पापा यहाँ फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, लगता है ये कोई गांव है। चाची, पानी भरने के लिए तुम्हें इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं अकेली आ जाती। अरे गीता बिटिया, तू अकेले कितना पानी भर कर लाती और इसी बहाने मेरी थोड़ी सैर हो जाती। बहुत प्यास लगी है बिटिया, जरा सुनना, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ, ये लो माँ जी, ठंडा ठंडा मटके का पानी पियो। शुक्रिया बेटी। आप मुझे प्यार से गीता कहो, मेरा नाम गीता है। वैसे आप लोग यहाँ के तो नहीं लग रहे। हाँ, हम लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ काठमांडू में हमारे रिश्तेदार की शादी है, पर ये रास्ता बंद है और सब कह रहे हैं कि कल तक रास्ता खुलेगा। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों चाची, अब आप नेपाल में हमारे मेहमान हो तो हम मेहमानों को गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना? जी, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब हमारे घर चलो और रात वहीं रुकना। यहाँ जंगल का इलाका है, जानवरों का खतरा रहता है। माँ, शायद ये लोग ठीक कह रहे हैं। वैसे भी तुम बहुत थक गई हो और रात गुजारने के लिए कोई तो जगह चाहिए ही। अब अनिल बेटा, तुम ड्राइवर के साथ गाड़ी यहीं लगवा दो, हम पैदल ही चलते हैं। आगे तो गाड़ी ले जाना ठीक नहीं रहेगा। अब ठीक है पापा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ। सब लोग गीता और उसकी चाची के साथ उनके घर जाते हैं। गीता और उसके चाचा चाची सबकी बहुत सेवा करते हैं। साहब, गीता 2 साल की थी तब इसके माँ बाबूजी इस दुनिया से चले गए। तब से गीता को हमने अपनी बेटी की तरह ही पाला है और गीता ने भी हमें हमेशा माता पिता की तरह ही समझा है। हमारी और भी 2 बेटियां हैं, हम अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। अब बस गीता के हाथ पीले हो जाएं, उसके बाद हम अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर देंगे। वैसे कोई लड़का देखा है आपने? नहीं बहन जी, बस ढूंढ ही रहे हैं।
अब हम इतने पैसे वाले भी नहीं हैं कि ज्यादा दहेज दे पाए, पर जितना हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। अच्छा लड़का मिल जाए तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। इतनी देर में अनिल भी गाड़ी लगवाकर आ जाता है। गीता बिटिया, एक थाली में दाल भात और ले आ। अभी लाई चाची। गीता अनिल के लिए भी दाल भात ले आती है। गीता देखने में बहुत सुंदर थी। अनिल उसे देख रहा था, गीता भी उसे देख रही थी। सब लोग बातें करने लगते हैं। उमा को समझ आ रहा था कि सचमुच नेपाल में आकर उन्हें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो किसी पराये देश आए हैं। बहुत अच्छे से गीता और उसके चाचा चाची मिलकर सबकी सेवा करते हैं। अगले दिन वहां से जाने से पहले उमा गीता के चाचा चाची से बोली, बहन जी, हमें गीता बहुत पसंद आई है। हमारी अनिल से बात हुई है। हम वापसी में फिर से आपके घर आना चाहते हैं, पर हम अपनी नेपाली बहू अपने साथ ले जाने के लिए सगाई करके जाएंगे। सच? आपने ये कहकर बिन माँ की बच्ची को बहुत बड़ी खुशी दे दी है। अनिल और गीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। सच, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। और फिर कुछ समय बाद वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम उमा अपने घर में नेपाली बहू ले ही आती है। बहन जी, आपकी नेपाली बहू तो बहुत सुंदर है। आप एक बार इसके हाथ के दाल चावल और सेल रोटी खाकर देखो, उंगलियां चाटते रह जाओगे। हमारी नेपाली बहू ने रसोई संभाली है। अब नेपाल के मशहूर व्यंजन का आनंद लो। लाओ गीता बहू, सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। गीता सबके लिए नेपाली व्यंजन परोसती है। सबको गीता के हाथ का नेपाली खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह गीता बहू, तुम्हारे हाथों में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये लो, हमारी ओर से शगुन रखो। हमने तो इससे पहले नेपाली खाना कभी खाया ही नहीं था। आज तुम्हारे हाथों का नेपाली खाना खाकर सचमुच आनंद आ गया। सब लोगों के मुंह से गीता जब अपनी तारीफ सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। उमा बहुत खुश थी कि उसके घर में एक बहुत ही संस्कारी और सुशील बहू के कदम पड़े थे, जिससे घर में रौनक आ गई थी। उमा की नेपाली बहू ने आते ही घर और रसोई को इतने अच्छे तरीके से संभाल लिया था कि उमा की सारी चिंताएं दूर हो गई थी। गीता भी खुश थी कि उसे उमा के रूप में प्यार करने वाली माँ जैसी सास मिल गई थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।